वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ और आज के इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। जी हाँ, जब से ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जब से क्लास 5 स्टार्ट होती है, तब से सेट्स शुरू हो जाते हैं। बास का डिफरेंट कंट्रीज़ में उससे पहले भी बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही आसान एक तरह से वर्ड्स में, ताकि आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वीडियो उन बंदों के लिए हैं जो कि प्री मेडिकल की तरफ से होते हैं, उनका मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मजबूरी में अगर वो किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उनको ये मैथ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको माइंड में रख के ये वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन ये ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी होगी। इसमें सारे जो सेट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो कवर होंगे। अगर कोई टॉपिक रहता है तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको वो कवर करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उससे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुदा आपका भले का, ये ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये मैंने मटेरियल जो लिया है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो 6ठी क्लास का, मैंने वहाँ से लिया है। बहुत अच्छा, बहुत आसान शब्दों में लिखा था वहाँ पे, तभी मैंने ये मटेरियल वहाँ से लिया है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब होती है तो उसकी कोई तख्लीक करने वाला होता है। जैसे इस पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, वैसे ही सेट का एक कॉन्सेप्ट देने वाला एक बंदा था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। 19th सेंचुरी जॉर्ज कैंटर was the first mathematician who was gave the concept। तो अगर आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि सेट के बारे में किस सेंचुरी में आगाज़ हुआ, तो आपका जवाब होगा 19th सेंचुरी। जी हाँ, 19th सेंचुरी में सेट्स का आगाज़ हुआ। वेल एंड गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बंदा कौन था, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज कैंटर। ये एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं सेट के बारे में। देखें, सेट क्या होता है। सेट एक किसी भी जो चीज़ें होती हैं उनका एक मजमा होता है, लेकिन ये वेल डिफाइंड होता है। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी चीज़ को उठा के कह दिया कि सेट। जब हम बात करते हैं सेट, तो ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है, लेकिन इसमें ये है कि कुछ कंडीशंस होती है कि वो वेल डिफाइंड हो। उनकी मीन्स जब हम उनको एक्सप्लेन करें तो वो अच्छे से वेल डिफाइंड भी हो और वो मुख्तलिफ भी हो। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े पढ़ लेते हैं। We often use some words in our daily life that represent a collection of things like dinner set, sofa set, tea set, or a boys or team of players। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जब भी हम बात करते हैं तो सेट, हम कुछ चीज़ों को एक सेट में, मीन्स कलेक्शन। अब टीम एक टीम है, या आपके पास चाय का जो होता है आप उसे कहते हैं टी सेट, या सोफ़ा सेट जिसमें कुछ सोफ़े वगैरह आ जाते हैं। या आप करें कि ये जो भेड़ बकरियां होती हैं उनका भी एक तरह से एक कलेक्शन होती है। ठीक है ना। द वर्ड सेट ग्रुप, जब हम कहते हैं कि सेट है, ग्रुप है, टीम है, बंच है, क्राउड है, क्लस्टर है, फ्लॉक, यूज्ड टू डिनोट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या कि अगर कोई भी अल्फाज आ जाता है, सेट भी जब आप सोचते हो तो उसमें क्या कहता है, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जब आप ग्रुप की बात करते हो तो उसमें भी दो या दो से ज़्यादा मेम्बरान आ जाते हैं। टीम की बात करें, बंच एक तरह से कीज़ बंच या ग्रेप्स बंच, क्राउड वगैरह, ये सारे जो अल्फाज होते हैं ये एक तरह से ग्रुप को डिनोट करते हैं। लेकिन जब ये एक आम जिंदगी है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिशियन की, तो ये उसकी डेफिनेशन है। इन मैथमेटिक्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट बेसिकली क्या है, आप जहन नशीन कर लें कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का मजमुआ है। लेकिन इसके जो कंडीशंस हैं वो मैं समझा लूँगा, लेकिन यहाँ तक कह लें कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ों का एक मजमुआ है। उसकी कुछ कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं, लेकिन सेट में कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब ये वो कंडीशंस है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड क्योंकि उसके अंदर जो मेम्बरान हो, जब हम बात करें कलेक्शन की तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है ना। कलेक्शन किसकी, अगर मैं कहूँ कि आपके 6ठे क्लास के बच्चे, तो आपके जो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है कि उसमें अंदर आमिर, ज़हूर, वाजिद, नियाज़, सुमेरा, शहला, ये सारे बच्चे आ जाते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, हर एक अलग अलग है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ पाकिस्तानी टीम में आपने पता होता है कि 11 प्लेयर मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तानी टीम जब खेलती है तो 11 प्लेयर के नाम आ जाते हैं। तो ये वेल डिफाइन हो जाता है। वेल डिफाइन के हर एक अलग अलग होता है, हर एक यूनिक होता है। बाबर आजम, फ़खर ज़मान, हसन अली, शहीन
बेंच, आफरीदी, कोई ऐसा नहीं कि कोई एम्बिगस हो, कोई ऐसा नहीं कि अनक्लियर हो, सब वेल डिफाइंड होते हैं। इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, ठीक है ना, तो उसमें क्या आ जाता है कि वो वेल डिफाइंड होते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की, तो मुख्तलिफ, हर प्लेयर अपने आप से मुस्तबिल है, हर टीम का अपना प्लेयर होता है, इंडियन टीम का अपना, ऑस्ट्रेलियन टीम का अपना, हर हॉकी टीम का। तो जब हमने बात की वेल डिफाइंड, तो ये है कि वो एक तरह से उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वो एक तरह से। अगर हम बात करें इंग्लिश के वॉवेल लेटर्स की, तो हर किसी को बताया कि इंग्लिश के वॉवेल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक तरह से वेल डिफाइंड हो गया कि हर चीज़ आपको, हमें पता है वेल डिफाइंड ये है कि अच्छे से एक्सप्लेन है कि इंग्लिश के वॉवेल लेटर्स कौन से, ये सबको पता है, ठीक है ना। और एक तरह से हमने ये भी कहा कि डिस्टिंक्ट, ए अलग है, ई से ई अलग है, आई से आई अलग है, ओ से, हर कोई अपने आप से अलग है। तो ये कहते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। यहाँ आपने बहुत आसान लफ्ज़ों में समझ पाए हैं कि सेट क्या है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। आपकी एक आम लाइफ भी होती है जिसमें आप चीज़ों को कलेक्ट करते हो, जिसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हम यूज़ करते हैं, क्राउड, ठीक है ना, बंच, ठीक है, ग्रुप, सेट, ये डिफरेंट कम्युनिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो डेफिनेटली ये भी एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, लेकिन इसमें आ जाती है कंडीशन वेल डिफाइंड की, कि वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ। यहाँ पे आप देख लें हर कोई अलग अलग है। पाकिस्तानी प्लेयर या आपकी अपनी किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर उठाएंगे तो 11 के 11 प्लेयर वेल डिफाइंड होंगे, मीन्स हर कोई उनका नाम वगैरह हमें पता होगा, उनकी खासियतें वगैरह हमें पता होगी, और हर कोई अपने आप से अलग होगा। 2 विराट कोहली या 2 रोहित शर्मा नहीं होते। यहाँ पे एक और कुछ मिसालें हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में जहाँ हैं वहाँ जब आप क्लास 6ठी में जाएंगे तो उसमें वही बच्चे होंगे जो 6ठी से बिलोंग कर रहे होंगे। उस 6ठी क्लास में ना तो 5वीं क्लास का बच्चा होगा, ना तो 7वीं क्लास का बच्चा होगा। हर क्लास में उनका जो सेट होगा उसमें वही बच्चे होंगे जो उनसे उनका ताल्लुक़ होगा। हर एक बच्चे के अपने अपने नाम वगैरह वहाँ पर मौजूद होंगे। अब यहाँ पे ये देखें, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक, ये सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो फेवरेट बुक हो सकती है वो बहुत पर्सनल है। कोई किसी के लिए फेवरेट बुक हो मैं देखें, अगर मैं कहूँ मेरे लिए कुरान एक फ़ेवरेट बुक है, तो किसी के लिए कुरान फेवरेट बुक नहीं हो सकती, जो कि एक तरह से किसी अलग मज़हब से किसी से ताल्लुक़ रखता है। तो फेवरेट बुक वगैरह नहीं हो सकती। हाँ, आप ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स, क्योंकि हर रिलीजियस बुक जो है हम उनके नाम लिख सकते हैं कि कुरान, बाइबल या ज़बूर, ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस बुक है, वो आ सकते हैं। लेकिन फेवरेट ये एक तरह से अलग हो जाएगा, तो ये सेट नहीं होता। हाँ, ये आ सकता है, ये सेट है। नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, सबके लिए मंडे, किसी भी दुनिया के कोने में चला जाए वहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसमें क्या दोनों कंडीशन, एक तो कलेक्शन ऑफ सेट क्योंकि कलेक्शन आ गई, दूसरा ये हमने कहा कि उसमें अंदर वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि मंडे अलग है, वेल डिफाइंड है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक चीज़ वेल डिफाइंड है। और एक तरह से डिस्टिंक्ट भी है, मंडे अलग है ट्यूसडे से, ट्यूसडे अलग है वेडनेसडे से। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। 1 मिनट पानी की ब्रेक। देखिए ज़िंदगी में रिकग्नाइज करने के लिए हर एक चीज़ का अपना अपना नाम हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, टॉयज़ हो, हर एक चीज़ का अपना नाम है। जैसे आपका नाम होगा वाजिद, करीम, सुमरन, आपका जो भी नाम है आप नीचे मुझे कमेंट में बता दें, मैं इसे पिन भी करूँगा, लाइक भी करूँगा। देखें हर एक की आइडेंटिफिकेशन, हर कंट्री का अपना नाम है। पाकिस्तान, इंडिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, हर कंट्री का अपना नाम है, तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। वैसे ही जब हम सेट लिखते हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन उनके लिए रिकग्निशन के लिए उनको नोटेशन, उनको कहते हैं नोटेशन, ये आप याद रख लें, नोटेशन। तो उनकी नोटेशन के लिए जो हम एक तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको एक तरह से उसके मेम्ब्रान भी कहते हैं, और उनके लिए कुछ होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDZ आर यूज्ड टू डिनोट सेट्स। जब हम सेट की बात करते हैं हम कहते हैं सेट ए, सेट यहाँ से हम लिखते हैं सेट ए, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेट बी, ठीक है। तो हम सेट ए और सेट बी से, जेड से लेते हैं, जो भी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश को नोटेशन, इंग्लिश सेट, जो सेट होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, तो आप कहेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है हम उनसे रिकग्निशन करते हैं, जिसमें हमें अमूमन बड़े से ABC लेकर Z तक लेकर हम यूज़ करते हैं। बाकी उसके अंदर जो होते हैं द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन ब्रैकेट्स। जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको ब्रैकेट्स में रखते हैं, ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको हम ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर आपसे पूछें कि सेट्स को किस में रखा जाता है तो ब्रैकेट्स में रखा जाता है, और उनको हम सेपरेट देके कामा देखते हैं। देखें, अगर मैं लिखूँ ए सेट लिखता हूँ वावल का, तो उसको मैं लिखूँगा ए और बाद में इक्वल की साइन, उसमें मैं जब एलिमेंट लिखूँगा ए, ये उसको एलिमेंट कहते हैं। अब अलग करूँगा कामा से, फिर आ, फिर कामा से अलग, ई कामा से अलग, इस तरह से हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन जो करते हैं सेट की, एक तरह से नोटेशन जो होते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ए बी सी जेड, और उनको जिसमें रखते हैं उनको कहते हैं ब्रैकेट्स। उनके अंदर जो होते हैं उनको कहते हैं मेम्ब्रान एलिमेंट्स, और उनको हम कामा से सेपरेट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ये सिंबल, ये जब भी होगा इट मीन्स बिलोंग टू। मैं आपको एक जैसे मेरा नाम आमिर है, मैं बिलोंग करता हूँ वगन फैमिली से, तो लिखेंगे आमिर बिलोंग वगन फैमिली, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक तो पेन वगैरह है नहीं, ये मैं फिंगर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। द सिंबल ई इज़ यूज टू शो मेंबरशिप, टू रीड एज बिलोंग्स टू। अब जब इसको, ये बिलोंग की साइन है, ठीक है ना, जब इस तरह से लिखी होगी हम कहेंगे ये नहीं उससे ताल्लुक़ रखता है। जैसे मेरा ताल्लुक़ है आमिर बिलोंग टू पाकिस्तान, आपको एक आसान समझा लेता हूँ, ठीक है ना। बाबर आजम बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये इस तरह से उसकी साइन होगी। लेकिन जब कहेंगे बाबर आजम डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, तो ये साइन आ गई, ठीक है ना। ये डज नॉट बिलोंग टू है, यहाँ पे आप साइन देख लें, ये वाली बिलोंग की है, और ये हम यूज़ करते हैं जब किसी का उससे ताल्लुक़ नहीं हो। अब यहाँ पे लिखा है ये बी सेट से, उसकी नोटेशन है, ये बी के मेम्ब्रान है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जब हम बात करेंगे तो बी से 2 4 6 8 हम लिखेंगे बिलोंग टू बी, इस तरह से। ये बिलोंग की साइन है और ये डज नॉट बिलोंग, हम कहें लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि बी के अंदर 1 मौजूद ही नहीं, तो ये उसकी साइन होगी। तो आपने यहाँ पे 2 साइन भी सीख ली। एक ये है कि ये होगी जब कोई किसी सेट से उसका ताल्लुक़ होगा। सेट माने आप देख लें, शाहिद आफरीदी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, शाहीन शाह आफरीदी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, रोहित शर्मा बिलोंग्स टू इंडिया, फ़खर जमान बिलोंग्स टू, महिला जवादन बिलोंग्स टू श्रीलंका। लेकिन अगर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, जैसे महिला जवादेना डज नॉट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, तो जब डज नॉट होगा तो उसको ऊपर से क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट बी, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी बिलोंग्स 2 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी के अंदर वो मौजूद है, उससे उसका ताल्लुक़ है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लें, इस बी पूरे सेट के अंदर 3 कहीं पर भी नहीं, यहाँ पे लिखा है 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, और उसको हमने यहाँ से भी लिखा है 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए, आसान शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं, क्योंकि इतनी अर्निंग हुई नहीं है, तो कुछ एक तरह से डिजिटल पेन वगैरह यूज़ करें। आप प्लीज़ अपनी लाइक दे दें, 100 लाइक का इस पे ऊपर टारगेट है, बाकी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। प्लीज़ इसको लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी, ठीक है ना। अब हम उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी लिखा है, डी के अंदर एक्स वाई जेड है, तो आप देख सकते हैं एलिमेंट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि डी के एलिमेंट्स कौन से, तो आपका जवाब होगा एक्स वाई जेड। जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ डी कौन से हैं, तो वो होगा एक्स वाई जेड। हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस किसके अंदर है, तो हमने यहाँ लिखा है एक्स बिलोंग्स टू डी। अब हमें पता है कि इस सेट के अंदर पी मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे पी डज नॉट बिलोंग्स टू डी, क्योंकि पी मौजूद ही नहीं है, तो हम कहाँ कहेंगे कि पी उसमें मौजूद है, ठीक है ना। आप देखें लें, मैं आपको एक आसान शब्द, आपके भाई बहन होंगे, आप उन सब के नाम लिखें, उसके साइड में लिखें बिलोंग्स टू आपकी फैमिली, और आपके जो दूसरे फैमिली मेम्बर बाहर वाले हैं, जगह पर दोस्त, स्कूल वाले, वो आपकी फैमिली नहीं, वो आपके दोस्त है लेकिन फैमिली नहीं, तो आप उनको कहेंगे दे डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली, वो एक दोस्त है इस हिसाब से, लेकिन वो फैमिली नहीं। अब हमने सेट्स की बात कर ली, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली, सेट्स की मेंबर्स की बात करी, उनको कामा से कैसे सेपरेट करेंगे, बिलोंग की, डज नॉट बिलोंग की साइन की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेट्स की तो उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि हम उनको किस तरह से करते थे। एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है डेमोस्ट्रेट थ्रू, ठीक है। अब हमको देखना है टेबुलर
फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स। आपको मैंने बताया कि हम जब भी कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उनको ब्रैकेट्स में बीच लिखते हैं, जैसे CE D फलान जो भी है, यहाँ पर भी हमने उसके अंदर लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हमने एक टेबल बनाई उसके अंदर लिखा। ये देखें, ये एक टेबल, ये एक टेबल, हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, आपने एक ब्रैकेट लिखी, आपने लिखा A, फिर आपने एक ब्रैकेट बनाई, उसके अंदर ABCD वगैरह जो लिखा। ये आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म है, बास का MCQ में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फॉर्म है, तो आपने झट से बताना है कि ये जो है वो टेबुलर फॉर्म है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर आपसे पूछें ये क्या है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। मिसाल 1 है, एग्जाम्पल 1, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये टेबुलर नहीं, हमारा जो टेबुलर फॉर्म है, ये देखें, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जब आप उसको डिस्क्राइब करो अपने अल्फाज में, जब आप उनको ब्रैकेट में एग्जैक्ट अपने साइंस सिंबल्स वगैरह से जो उनके मौजूद हैं 1 2 3 या XYZ या जो भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबुलर फॉर्म है जो मैंने लिखा है AEIOU, या जिस तरह से भी। यहाँ पर ये भी है कि आप अरेंजमेंट कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी है, इसमें कोई मसला नहीं कि एलिमेंट AEIOU आए या पहले U आए बाद में कुछ आए, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। सेट ऑफ अप टू नेचुरल नंबर, ये जो पहला वाला ये जो है डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन जब हम उसको टेबुलर में लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर ये हमने जब डॉट देते हैं, डॉट डॉट, इट मीन्स कंटिन्यूस है, और यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया, ठीक है ना। तो बीच में मीन्स 1 2 3, उसको पता है कि 4 5 6, ये लिखेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो इसलिए किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हम बीच में ऐसे देते हैं, इस तरह से। आगे इसका ये इस तरह से, ठीक है ना, 1 2 3, और हमने बंद कर दिया। एक और कॉन्सेप्ट आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जब हम मेम्ब्रान की बात करेंगे कि इसमें लिमिटेड नंबर है, अनलिमिटेड नंबर में एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कहेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ तक ये जमल लें कि हम बात कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म की और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। ये जो आपने नंबर लिखे हैं ये टेबुलर फॉर्म है, टेबल की शक्ल, टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। टेबुलर, टेबल से टेबल बना रहे हैं। डिस्क्रिप्ट, डिस्क्राइब करना अल्फाज में वगैरह। तो जब हम अल्फाज में बात करें, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावल्स, तो उसमें आप इसने ये लिखा, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टर। लेकिन अगर आपने लिखा A, उसके अंदर आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर आपने लिखा AEIOU, तो ये हो जाएगा आपका टेबुलर। अब यहाँ पे देख लें तीसरा, सेट ऑफ द 3 बॉयज़ हुज नेम्स स्टार्ट विद द A, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, लेकिन आपने अगर लिखा अली, अहमद, अहमर, तो ये टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 4th एग्जाम्पल देख लें, सेट ऑफ द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अगर हम बात करें, ये जो है ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये जो वाला आ रहा है ये आपका मेरे भाई ये जो है ये टेबुलर फॉर्म है, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए ये आप अपने किसी कज़न, दोस्त, भाई बहन को भेज सकते हैं ताकि उनकी भी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाए, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे शेयर किया कि हमने बात करी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम अपने आप को किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अच्छा सूट बूट पहन के जाते हैं, वैसे ही सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव अल्फाज में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, और जब मैंने आपसे बात की कि एक टेबल जब बनाए उसके अंदर उसके मेम्ब्रान एलिमेंट्स लिस्टेड करें, तो उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, एक्सप्लेन वाई आर द फॉलोइंग आर नॉट सेट। यहाँ पे मुझे बताएं कि सेट नीचे दिए गए सेट क्यों नहीं। अब इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्होंने नहीं की कवर, तो ये कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखें 5 6 6 7 7, ये है कि एलिमेंट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती। जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर रिपीटेशन नहीं होती। तो इस वजह क्योंकि यहाँ पर 6 6 आ गया है, रिपीटेशन हो गई है, तो ये सेट नहीं है। अगर कभी भी आपको कोई MCQ में या अगर आपसे आपका टीचर पूछे कि कोई सेट लिखे और उसके अंदर डबल A लिख ले या डबल 2 या डबल 3 कोई भी लिख ले या मंडे लिख ले, तो आपने झट से और फट से बताना है कि ये सेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर
रिपीटेशन हो रही है। तो अगर किसी सेट के अंदर उसके मेम्बरान की रिपीटेशन हो रही है तो वो बिल्कुल सेट नहीं होगी। ठीक है, अब हमने बात करनी है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखें इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसके लिए कोई कौन इंटेलिजेंट है, किसके लिए कोई कौन इंटेलिजेंट है, किसकी कोई और महारत है, किसकी कोई और महारत है। तो इस वजह से ये भी स्पेसिफाइड नहीं है और ये भी सेट नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। हमें कैसे पता कि कौन कितना इंटेलिजेंट वगैरह है। ठीक है ना, आप पाकिस्तान से पूछोगे तो वो कहेंगे कायद आज़म जो है वो बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन थे। अगर आप इंडिया में चले जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं थे, एक तरह से वो कुछ और ही बात कहेंगे। ठीक है ना, अगर महात्मा गांधी की कहेंगे तो वो कहेंगे वो इंटेलिजेंट थे और यहाँ पर कुछ और ही रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। तो इस हिसाब से वो सेट्स नहीं होंगे। लेकिन जो यूनिफाइड होगी दे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो मौजूद होगी, जैसे इंडियन टीम हमें भी पता है कोई कहाँ किस कंट्री से, लेकिन जो इंडियन टीम खेलेगी वही उनके नाम वगैरह बोर्ड पे स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है। अब मैं आपको अच्छी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट्स में होगी, अच्छे से याद करना है मेरे बच्चों को। देखिए यहाँ पे बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर, द नेम ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है आपने कैपिटल लेटर लिखना है ABC। देखें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अच्छी अर्निंग हो, तो मैं अपनी पेन वगैरह अच्छे से ले पाऊँ, बोर्ड वगैरह जो कि होते हैं तो अच्छे से आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज सेपरेटेड बाय कामा। ये आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी से करनी है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर जब लिखेंगे तो उनको सेपरेट करेंगे कामा से, A, कामा B, कामा C, कामा D, और इस तरह से। तो दो चीज़ें सीखी, एक तो आपने अल्फ़ाबेट बड़ी लिखनी है, उसके बाद आपने कामा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑल मेंबर्स ऑफ सेट एनक्लोज इन ब्रैकेट्स, आपने जो भी होंगी ब्रैकेट्स के अंदर रखने होंगे। ठीक है ना, चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, टेबुलर फॉर्म हो, आपने इनको ब्रैकेट्स के अंदर रखना हो। द ऑर्डर और राइटिंग एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द सेट। ठीक है ना, अगर आपने ABC रखा है तो कोई बात नहीं, C, A और D रखें, इट डजेंट मैटर। तो ऑर्डर मैटर वगैरह नहीं करता। हमने ऑर्डर सीखा, ऑर्डर ऑफ राइटिंग मैटर नहीं करता। AEIOU रखें या UREO जो भी रखें, एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। जो मैंने कहा कि अगर एक आ गया तो एक एलिमेंट में एक दफ़ा आएगा, दोबारा वगैरह नहीं आ गया। ABC हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता ABBCCDD, ये गलत हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगी। तो हमने बात की कि सेट को नोटेशन जो होगी वो इंग्लिश के बड़े अल्फ़ाबेट की होंगी। हमने बात की कि उसके लिए कामा होती है, हमने बात की कि हम ब्रैकेट्स में रखेंगे, हमने बात की कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग जो है वो ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने ये भी चीज़ सीखी कि हमने उनको रिपीट वगैरह नहीं करना। ये चीज़ आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। अब हम बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। ये आप अच्छे से कर लें और आपको समझ में भी आ जाएगी। जब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, अल्फाज को देख लें। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में की है, काफ़ी इंग्लिश में टीचिंग की है, तो जिसकी वोकेबलरी अच्छी होती है बाज़ का तो वो चीज़ों को समझ भी लेता है और ख़स भी कर लेता है। फाइनाइट और इन जिसके भी आगे लगती है उसकी मीनिंग उलट हो जाती है, जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट मुकम्मल, इनकम्प्लीट नामुकम्मल। वैसे ही फाइनाइट अल्फाज की मीनिंग है लिमिटेड, जिसके कोई हमें पता हो कि ये फाइनाइट है। और जब हम बात करें इनफाइनाइट की, जिसकी हम गिनत ना कर सकें। देखिए आपके पास जो बुक आपके हाथों में मौजूद है, आपके बैग में जो बुक्स हैं वो फाइनाइट हैं। आपके घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर हैं वो फाइनाइट हैं। अगर आप स्टार्स की बात करें तो वो इनफाइनाइट है, बहुत इनकाउंटेड है। दुनिया के अंदर जितने भी चावल है वो इनफाइनाइटेड है। आपके सर पे जो बाल है वो इनफाइनाइटेड है, क्योंकि वो बहुत हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जब हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सेट है। आप क्योंकि ये सेट दे के नीचे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम देखें ए सेट की देखें तो उसके अंदर 2, 4, 6 है। बी की बात करें तो उसके अंदर उसने जो मेंबर एलिमेंट्स रखे हैं 1, 2, 3। अगर हम सी की बात करें 6, 4, 2 उन्होंने रखा। डी की बात करें XYZ, मीन्स उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट रखे हैं। यहाँ पर हम बात करें 1, 3, 4, 7, ये उन्होंने। एफ की बात करें 5, 10, 13, 5 के बाद गैप के बाद 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25 और ये चला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें, क्योंकि इनसे समझना है कि फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। पहले तो आँख बात करके मैं आपको समझा लूँ, बस यही देख लें कि अगर कहीं के किसी भी सेट के अंदर ये डॉट आ जाएँ, ये वाले, तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, टले जा रहे हैं। ये डॉट का मतलब है
इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपके सामने कोई सेट आ जाए और उसकी आपने झट से आखिर में जाने नीचे देखना है कि आखिर में अगर डॉट है तो वो इनफाइनाइट है। अगर लिमिट है, इसमें पता है कि 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें पता है 1 2 3, लेकिन ये आगे जा रहा है, एंड उसका पता नहीं, तो ये इनफाइनाइटेड है, ठीक है। अगर ऐसे करे 1 2 3 बीच में ये दे, उसके बाद 50 लिखे, तो ये भी फाइनाइटेड है क्योंकि ये 50 तक है, इसमें ये नहीं भली आ जाए, हमने देखना कि लास्ट में, ठीक है। लेट अस कंसीडर सेट ए, इट इज़ अ लिमिटेड नंबर, सो इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए को देखें, उसके अंदर कितने 2 4 3, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, तो उसके कहते हैं फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन देख लें। अ सेट विच हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। लिमिटेड, यहाँ हमें पता है इसके अंदर 3 है, यहाँ पे नहीं पता क्योंकि 3 के बाद ये जा रहा है, यहाँ पे भी पता है कि इसके अंदर 3 है, यहाँ भी पता है इसके अंदर 3 है, ये भी जा रहा है 1 3 5 7 9 11 13 2 के गैप पर, ये भी अनलिमिटेड है, तो ये अनफाइनाइट है। आई होप कि आप समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, ठीक है। नाउ कंसीडर बी सेट 1 2 3 और ये जा रहा है, द सेट दैट हैज अनलिमिटेड नंबर इज कॉल्ड अनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जब हम बात करते हैं कि किसी के अंदर इनफाइनाइटेड बहुत नंबर हैं तो उनको हम कहते हैं इनफाइनाइटेड, ठीक है ना। हमने बात की फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की, और आपने समझा भी कि फाइनाइट सेट क्या है। एक तरह से एक नंबर जिसके अंदर जो सेट्स होते हैं वो लिमिटेड हो, जिनको आप काउंट भी कर सको, उसको फाइनाइट कहते हैं। और इनफाइनाइट के आखिर में ये एक तरह से डॉट आएंगे कि वो जारी है, तो ऐसे आ जाए तो इनफाइनाइट होंगे। ये आपने जहन नशीन करना है। फाइनाइट भी आपने सीखा, इनफाइनाइट भी सीखा, और मैंने आपको बता भी दिया। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट सेट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ये आप देख लें। डिफाइन करते हैं एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट। इनको देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट जिसे हम वाइड या नल सेट भी कहते हैं, और उसके बाद सिंगलटन सेट। ये एम्प्टी सेट, वाइड, एम्प्टी मीन्स खाली, वाइड मीन्स नाकारा, नल भी मीन्स खाली जिसमें अंदर कोई ना हो, और सिंगलटन सेट उसे भी कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। तो हम देखते हैं कि खाली सेट, वैसे तो हम मेम्ब्रान की बात करते हैं लेकिन उसको हम देखते हैं, और सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे आप देखें, ए के अंदर आपको 5 मिलेगा तो ये इसके, बी के अंदर 1 से ये भी इसके मौजूद है, सी में देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर 1 से कम तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब एलिमेंट आएगा तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जब कोई, आप ये देखें स्क्वायर विद 5 एंगल्स, आपको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उनकी 4 साइड्स रहते हैं, लेकिन अगर कोई सेट ऐसा कहे कि स्क्वायर विद 5 एंगल्स, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट। देखें, अ सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड, जब हम बात करें सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड, ट्राइंगल के अंदर 3 आ जाती हैं, ट्राइंगल, ठीक है, जब 3 साइड्स वाला सेट। लेकिन वो कह रहा है अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड, तो वो उसका तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो बास का हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं कहूँ सेट ऑफ ये आप ऐसे करें, सेट ऑफ दी 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द सेम टाइम। अब ये हो सकता है कि 2 प्राइम मिनिस्टर एक ही टाइम मौजूद हो, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है एक ही टाइम पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कहते हैं कि कुछ ऐसे जुमले कहें जो कि मुमकिन ना हो, जो कि पॉसिबल ना हो, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे तो एलिमेंट होंगे नहीं, तो उस हिसाब से हम कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, इस तरह से, ठीक है ना। सेट ऑफ 2 मदर्स, आपकी 2 बायोलॉजिकल 2 मदर नहीं हो सकती, आपकी बायोलॉजिकल जो आपको बर्थ देती है वो एक ही होती है, बाकी वो आपकी केयर कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल फादर आपके एक ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन टेबल 2C हैज़ नो एलिमेंट बिकॉज नो नेचुरल नंबर लेस देन, क्योंकि जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की तो वो शुरू होता है 1 से, उससे लेस तो नहीं होगा, उसके लिए कोई मेंबर नहीं आएगा, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट कहेंगे या नल सेट कहेंगे या वॉइड सेट कहेंगे। एम्प्टी खाली, नल भी खाली, नल है, नल कहते हैं नल आए, बिल्कुल नल, पानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि बाज़ का आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कुछ
ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको कोई एलिमेंट और उसके मेम्बरान नहीं होंगे, तो उनको कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, और इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। ठीक है ना, इसको या तो ऐसे लिखेंगे, एक ज़ीरो बना के उसको क्रॉस लगा देंगे, या ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे, ये आपने जानना है। ये इस तरह से आपने सर्किल बनाना है, या तो ऐसे एम्प्टी नल सेट की नेटवर्क। देखें बाज़ का पेपर में यही आ सकता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको पेस्ट कैसे करेंगे, तो ये आ सकता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे खाली भी कर सकते हैं, तो ये आपने दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। अब सिंगलटन, भाई आप शादीशुदा नहीं होगे तो आप सिंगल होगे। सिंगल मीन्स अकेला, सिंगल है तो अकेला रहता है। जब हम बात करते हैं सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, तो उसे कहेंगे सिंगलटन। अगर किसी एलिमेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर केवल एक मेंबर है तो उसको कहेंगे सिंगलटन। यहाँ पर आप देख लें 8 है तो सिंगलटन, यहाँ पर ए है तो सिंगलटन, यहाँ पर भी 1 है तो सिंगलटन, यहाँ पर 0 एक एलिमेंट है तो सिंगलटन। ठीक है ना, एक ब्रैकेट लिखो उसके अंदर कोई एक हो तो उसे कहेंगे ये एक सिंगलटन सेट है। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगलटन सेट क्या होता है। अब हम आपने ये भी सीखा सिंगलटन, नल, एम्प्टी, नल, वाइड वो जिसके अंदर कोई मेंबर ना हो, सिंगल वो जिसके अंदर एक मौजूद हो। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारे शब्दों में हम आपको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल और इक्वल सेट्स की। देखें ये 1 वीडियो है जिसके बाद आपको सेट्स की अच्छी खासी, और ख़ास करके वो जो मेडिकल बैकग्राउंड से उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, डिफाइन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम बात करते हैं कि इक्वल क्या है, इक्वल और इक्विवेलेंट। देखें एक सेट क्या है, एक सेट के अंदर मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। एक सेट में आपको यहाँ लिखता हूँ, अब यहाँ देखें इसमें मैं लिख रहा हूँ ए एंड बी, दूसरा सेट में बी यहाँ लिख रहा हूँ 1 and 2, तीसरा सेट में यहाँ लिख रहा हूँ सी सेट जिसको मैं लिख रहा हूँ ए एंड बी। अब आप यहाँ पर देखें कि ए बी सी इन तीनों सेट्स में बिल्कुल इक्वल कौन सा है, जिसके मेम्ब्रान भी सेम हो और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तो वो ए और सी है। ए के अंदर भी ए और बी है और सी के अंदर भी ए और बी है, तो इनको हम कहेंगे इक्वल। लेकिन ये जो बी है इसके अंदर 1 and 2 मीन्स 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर ए के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे के इक्वलेंट है। इक्वलेंट क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन वो खुद एक दूसरे से सेम ना हो, तो उसे हम कहते हैं इक्वलेंट। इक्वलेंट क्या अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर भी 4 है, दूसरे के अंदर भी 4 है, तो वो इक्वलेंट है। अगर एक एलिमेंट है उसके अंदर 5 है, दूसरे में 4 है, तो वो इक्वलेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लिखा है, उसमें लिखा 1 2 3 4। अब दूसरा कोई सेट देखो जिसमें ये मौजूद हो, तो आप देखें सी के अंदर बिल्कुल मौजूद है। आप दोनों को देख लें 1 2 3, यहाँ पर 4 3 2 1। मैंने आपको ऑर्डर पे बताया था, उसकी ऑर्डर मायने नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम जा रहा है। ठीक है ना, ये आप सेम हम जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें सेम है, तो ये इक्वल है। लेकिन हम बात करें किसी के अंदर जिसके अंदर 4 मौजूद हो, ये आप देख लें, यहाँ पर ये देख लें 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर ये डी देख लें, डी के अंदर मेंबरान कितने 1 2 3 4 5 5, और यहाँ देख लें 1 2 3 4 5। अब डी और ई क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं, वो एक दूसरे के इक्वलेंट है। इक्वलेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो 5 है और ई के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं। यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया ए और सी को, उसने कहा इक्वल सेट। ठीक है, जिसके मेम्ब्रान और एलिमेंट का सेम हो तो उसे कहते हैं इक्वल सेट। हम उसकी कुछ साइन भी कर लेते हैं, भी आपको समझा लेता हूँ, पेन ले लूँ। 2 सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे हैव ऑल द एलिमेंट सेम। अगर उनके दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट, और उनको हम पेश करते हैं इक्वल के साथ। ए जो है वो इक्वल है बी के हिसाब से। ठीक है ना, ये भी कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं इक्वल की तो ये हम साइन वगैरह कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ टेबल में यहाँ बी और एफ को देख लें कि उसके अंदर इक्वल
सेट है। जब हम डी और ई की बात मैंने आपको समझा लिया, वो इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि उसके एलिमेंट तो सेम नहीं, लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक में हमने देखा वावल थे, दूसरे में 1 2 3 4 5 या कुछ भी था, एक दूसरे के सेम नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ जो थे वो बिल्कुल सेम थे। अगर एक एलिमेंट है जिसमें एक सेट है जिसमें लिखा है आमिर, अकबर और अमजद, दूसरे में लिखा है सन्ना, सानिया, सिद्रा, तो दोनों जो है वह इक्वल नहीं, क्योंकि एक में 3 मेल है, दूसरे में 3 फीमेल है, तीनों के नाम अलग अलग हैं, तो वह इक्वलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वलेंट सेट का। 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वलेंट इफ द सेट्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो इसे इक्वलेंट लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन, ये वाली साइन होती है इक्वलेंट की। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो बिल्कुल लिखेंगे ए इक्वल है बी के। अगर जिसमें मेम्ब्रान दोनों में सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे, अगर इक्वलेंट होगा तो लिखें ए इक्वलेंट टू बी, ये इक्वलेंट की साइन है, ये आपने अच्छे से पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल सेट्स आर इक्वलेंट सेट्स बट इक्वलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। देखिए इक्वलेंट तो सारे सेट्स हो सकते हैं, सारे सेट्स जो हैं वो इक्वलेंट इस हिसाब से कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट एक दूसरे में सेम हो सकता है, लेकिन जो सारे इक्वलेंट सेट होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं हो सकते, क्योंकि मेम्बर इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और उसके अंदर वो दोनों के आइडेंटिटी भी सेम होनी चाहिए दोनों सेट्स में। पर जब इक्वलेंट हो सकते हो तो सारे इक्वलेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक के अंदर 5, दूसरे के अंदर 5 मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, ए बी सी डी, दूसरे में 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। तो कह रहा ऑल सेट्स आर आल्सो इक्वलेंट बट ऑल इक्वलेंट सेट में नॉट बी इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि आपको काम आएगी। हम बिल्कुल एंड में जा रहे हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़ा रहा है, हम जा रहे हैं अपनी एंड की तरफ। डिफाइन सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ द सेट, पानी के ब्रेक कर लेते हैं। चले जी, अब हम और 2 सेट्स के कॉन्सेप्ट का देखें। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझा है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, आपके लिए क्लैप होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे से काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं सेट्स की, जब हम कहते हैं सबसेट और सुपरसेट की। जी हाँ, अब मैं आपको समझाने लगा हूँ सबसेट और सुपरसेट। यहाँ पे पहले लेते हैं सब सेट और सुपर सबसेट। जैसे मैंने कहा कि मैंने एम इंग्लिश लिटरेचर में किए, अल्फाज के समझने से काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। सब कहते हैं छोटे को, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, जो छोटा इंस्पेक्टर होता है उसे कहते हैं सब बोलते हैं छोटे को। सुपर कहते हैं बड़े को, जैसे सुपर मार्केट, बड़ी मार्केट। तो ये आप देख लें 2 सेट होते हैं, एक सेट है 1 and 2 और दूसरा सेट मैं बना रहा हूँ बी सेट, जिसके अंदर मैं रखा हूँ उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताएं, मैंने एक सेट रखा 1, एक सेट मैंने जो रखा उसमें रखा ए एंड बी, ठीक है। दूसरा सेट मैं बना रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे आप बताएं कि इसके एलिमेंट इसमें है या इसके एलिमेंट इसमें है, छोटा कौन सा है? तो छोटा ये है, लेकिन और इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो छोटा होता है और उसके एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मौजूद होते हैं वो होता है सबसेट, और ये जो है इसको कहते हैं सुपर सेट। अब मैं एक और सादा मिसाल देता हूँ। आप जो है आप अपने वालिद से हैं, ठीक है ना, तो आप उनसे निकले हैं, आप अपने पेरेंट्स से निकले हैं, तो आप क्या हैं? आप एक सबसेट हैं, क्योंकि आप उनसे निकले हैं, आप उनमें मौजूद थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है वो सुपर सबसेट है, ठीक है ना। मैं आपको वो छोटी और मिसाल देता हूँ, ठीक है ना। एक टीम है इंडियन टीम, उसके अंदर विराट कोहली क्या है? वो इंडियन टीम में मौजूद है, तो वो क्या है? वो सबसेट है। पूरी टीम क्या है? सुपर सेट। सुपर मीन्स बड़ा। आई होप ये मिसाल देने का मकसद है कि आप अच्छे से समझ जाएं। आपका क्लास है, आपके क्लास के अंदर आप मौजूद हैं, आप सबसेट है, पूरा क्लास सुपर सेट है। यहाँ पर ही आप देख लेते हैं, ए उसमें अंदर 1 है, बी के अंदर 1 2 3 है, सी देखें 1 2 3 4 है, और डी की बात करें तो वो है 4 3 2 1 ये मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख लें बी और सी को, बी के सारे एलिमेंट कह सकते हैं सी में, तो वो हम कहेंगे बी इज़ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी में क्या है 1 2 3 और सी में देखें 1 2 3 4, ये 4 एक्स्ट्रा है, तो बी क्या है? बी इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी के जो मेम्ब्रान है वो सारे सी के अंदर मौजूद है और वहाँ पे एक्स्ट्रा बच भी रहा है, तो इस हिसाब से उसे कहेंगे कि ये जो है वो एक तरह से सबसेट है। अब हम उसको एक्सप्लेन, मैं आपको आसान समझा ही चुका हूँ, लेकिन इसको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करें। लेट अस सी बी एंड सी ऑल एंड बी
बी और सी की बात करें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है बी और ये मैंने आपको गलत था, तो ये सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट कवर कर लेते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सिंबल हम लिखेंगे, ये सबसेट की निशानी है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, जैसे आमिर इज़ अ सबसेट ऑफ हिज पेरेंट्स, मैं एक समझाने के लिए कि मैं छोटा सबसेट हूँ, उनसे सारे ये निकले हैं, और मेरे भाई बहन सारे जो फैमिली मेम्बर उनसे हैं, तो मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ। ठीक है ना, तो जहाँ पर मैंने आपको कहा कि हम लिखेंगे कि बी, यहाँ पर पहले बी जो है वो सबसेट है सी का, ये सबसेट की साइन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिया। ठीक है, और यहाँ पर वो बता भी रहा है कि टेबल के अंदर ये जो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देखिए यहाँ पर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ये दोनों के मेंबर उसमें मौजूद थे। तो सबसेट की जब हम बात कर रहे हैं, सबसेट क्या होता है कि वो सुपर सेट के अंदर उसके एलिमेंट मौजूद होते हैं, वो मैं मिसाल आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना, एक अगर है उसका, पेन ले लेते हैं, एक है उसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, और दूसरा क्या होगा, उसके पास है 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे बताएं कि इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, जी हाँ मौजूद है, और उसके 3 और 4 बच रहे हैं, जी बच रहे हैं। तो ठीक है, ये छोटा हो गया, इसको सबसेट, इसके एलिमेंट इसके अंदर सारे मौजूद है, तो सुपर सेट। बहुत आसान, रिमेंबर एवरी सेट इज़ अ सबसेट सेल, हर सेट जो होता है वो अपना ही सबसेट होता है, क्योंकि उसके अंदर अपने सारे मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं बी और डी के बारे में। बी इज़ अ सबसेट ऑफ डी इज़ कॉल्ड सुपर सेट, तो डी को हम क्या कहेंगे, ये बड़े वालों को सुपर सेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, और हम उससे लिखेंगे बी इज सुपर सेट, सबसेट नहीं, ये अगर हमने लिखना है सबसेट, अगर मुझे लिखना था बी सबसेट है ए का, तो मैं ऐसे लिखता, अगर मुझे लिखना है बी सुपर सेट है ए का, तो मुझे इस तरह से लिखना है। तो अगर ये साइन आएगी तो ये सबसेट हो जाएगा पहला वाला नंबर, अगर ए से उलट आ जाएगी तो ये सुपर सेट हो जाएगा। ये आपने अपनी निशानियां जहन नशीन कर लिए। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट की बात करें, ये देख लेते हैं, दो और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारी वीडियो की एंड है। डिफाइन प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट हम बात करते हैं। बी और डी को देखें टेबल 4 में, तो हम कहेंगे बी की बात करें, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, जबकि यहाँ पे आप देख लें, ये जो है बी इसका प्रॉपर सबसेट है, बी के 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, और डी का मेंबर बच रहा है, तो डी इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन डी जो है, डी प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके मेम्बरान दूसरे में सारे मौजूद हो और दूसरे का बचे। तो जिसके अगर मेरे पास 1 और 2 है और आपके पास 1 2 3 4 है, तो मेरे 1 और 2 आपके सेट में मौजूद हैं, तो इस हिसाब से मैं प्रॉपर सबसेट हूँ, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट है वो आपके एलिमेंट में मौजूद है, तो आपका जो होगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब हम यहाँ की इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A set is a subset of B and also is not equal to B, then it is a proper subset। देखिए, प्रॉपर भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर, इसको हम प्रॉपर को लिखेंगे इस हिसाब से, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। इम्प्रॉपर क्या, अ सेट इज सबसेट ऑफ बी एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू बी, देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, देखिए मेरे पास 1 और 2 है, आपके पास भी 1 और 2 है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, क्योंकि दोनों के पास बच नहीं रहा, आपके पास बच नहीं रहा। देखिए, प्रॉपर होगा, आसान है कि मेरे पास 1 और 2, आपके साथ 1 और 2 और 3, तो 3 बच रहा है, इसलिए मैं जो हूँ वो प्रॉपर सबसेट हूँ, प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं इम्प्रॉपर का, मेरे पास 1 और 2 है, आपके पास भी 1 और 2 है, दूसरों में एलिमेंट तो मौजूद है, दूसरे सबसेट तो बन रहे हैं, लेकिन कोई बच नहीं रहा, इसलिए हम हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट इस हिसाब से, और उसको हम एक तरह से अपनी एक साइन से लिखेंगे। अब हम समरी कर लेते हैं, समरी के बाद एंड होगी, फिर हमारी बाय बाय होगी, छुट्टी होगी। समरी देख रहे हैं, सेट क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, उसके सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ चीज़ों का मजमूआ है, लेकिन वो वेल डिफाइंड हो, वेल ऑब्जेक्ट हो, सही है। ईच ऑब्जेक्ट इज़ अ सेट
ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। जो भी उसके अंदर ये 1 2 3 मुझे A B C, इनको क्या कहेंगे, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन 2 वे, मैंने आपको कहा था डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये उसका प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स ऑल एलिमेंट लिस्टेड इन द डाउन। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है वो होता है एक टेबुलर फॉर्म होता है। ये जब फर्स्ट वाला है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, जब आप अल्फाज का यूज़ करें, जब आप टेबल बने उसमें सारे लिखे उसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फिर हमने बात की फाइनाइट सेट इज द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसको मैंने बताया कि एंड में ये तो फाइनाइट 2 हैं, लेकिन अगर ये सके A B और ये चलता जाए डॉट 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 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट की हमने बात की, इनफाइनाइट के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पेन ले लें। इनफाइनाइट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट वगैरह नहीं होगा तो इसे एम्प्टी या नल सेट कहेंगे। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव ऑल सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स इक्वल होंगे, देखिए इक्वल, जैसे मेरे पास मेरे सेट में भी 1 and 2, आपके सेट में भी 1 and 2 दोनों इक्वल है तो उनको कहेंगे इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या, मेरे सेट में A and B, आपके सेट में 1 and 2, तो ये इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। इक्वल तब हो जब मेरे में भी 1 and 2, आपके में भी 1 and 2। B इज अ सबसेट ऑफ A if every element of B is also present। अब B सबसेट कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल मैं B हूँ, मेरे पास A and B है, और आपके पास जो सेट है उसके अंदर A B C है, तो B उसका सबसेट है क्योंकि B छोटा है, मेरे सारे एलिमेंट आपके यहाँ मौजूद है। ठीक है, अ सेट इज हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। एक सेट के पास एक एलिमेंट होगा तो ये सिंगलटन होगा। लास्ट स्लाइड, उसके बाद बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर। और वीडियो आएंगी, ये हम पूरा बुक कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, और भी वीडियोज़ है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उर्दू की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हम बात करते हैं सैम्बल्स की। सैम्बल्स को बात करेंगे, ये पहली वाली बिलोंग टू, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे कहते हैं बिलोंग टू। ये दूसरी वाली इज़ नॉट मेंबर। अगर ए में एक मेंबर हूँ और मैं आपके सेट में मौजूद हूँ, मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ कि आपका सेट है ABC, तो उसके अंदर सेट के अंदर ये ABC मेंबर हैं, तो A जो है वो मेंबर होगा, लेकिन D इसके मौजूद नहीं, तो D के लिए लिखें D इज़ नॉट मेंबर ऑफ A। और ये वाली साइन जो होती है इसको कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट के लिए। ये साइन इक्वल के लिए, ये साइन जो होती है इक्वल नहीं है, ये इक्वलेंट के लिए, ये सबसेट के लिए, ये वाली साइन प्रॉपर सबसेट के लिए, ये सुपर सेट के लिए, ये इसका सबसेट नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के जाए कि अपने प्यारों में, अपने अजीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने शागिर्दों में से शेयर करें, आपका भी फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको खुश रखेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आप अपनी लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।